तो देखिए, अलविदा मनमोहन सिंह आज पूरा देश कह रहा है, दुनिया के कई देश कह रहे हैं। एक बड़ी खबर यह है कि कल सुबह कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कांग्रेस मुख्यालय में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राहुल, सोनिया समेत बड़े नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस मुख्यालय से ही अंतिम यात्रा शुरू होगी। राजघाट के पास मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तो आज उनके आवास पर, सरकारी आवास पर रखा गया है। जनपद पर स्थित उनके सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए कल कांग्रेस दफ्तर में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजघाट के पास मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज देर रात मनमोहन सिंह की बेटी अमेरिका से लौटेंगी। बेटी के भारत आने पर ही अंतिम संस्कार होगा, यह जानकारी सामने आ रही है। मनमोहन सिंह की बेटी अमेरिका रहती हैं। आज देर रात वो वहां से लौटेंगी। दमन सिंह जिनका नाम है, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बड़ी खबर और आ रही है इसी से जुड़ी हुई। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। बैठक में दी जाएगी मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है देश में। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति भवन से आई तस्वीरें देखिए। नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। राष्ट्रीय शोक के मौके पर ऐसा किया जाता है। और आप तस्वीरें देखिए, आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो जो देश के जो संस्थान है, सरकारी संस्थान, उन पर लगे तिरंगे को कुछ इसी तरह आधा झुका दिया गया। उधर आरजेडी अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंदिर थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। और देखिए, हमारे संवाददाता आमोद राय इस वक्त मनमोहन सिंह जी के आवास से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आमोद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहने तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर वाकई अभूतपूर्व रहा। कई सारी बड़ी उपलब्धियां रही। आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो कैसे याद किया जा रहा है उनको? आप उनके आवास पर हैं, जरा बताइए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में आधुनिक भारत के अगर रचयिता के नाम पर, जो 21वीं सदी का भारत है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इसके रचयिता के नाम पर सदा जाने जाएंगे और इसमें कोई दोष राय नहीं है। और जो भी अर्थशास्त्र के जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं कि 1991 का वो जो दौर था जब वो वित्त मंत्री बने, तब भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने इसको पटरी पर लाकर किस तरह से विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए रास्ता खोला, किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आईं, और किस तरह से सरकारी नौकरियों से पर आश्रय जो समाज था, आश्रित समाज था, वो प्राइवेट नौकरियों की तरफ भी झुकने लगा। और आज देश का जो स्वरूप है उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। और आज जहां तक बात है उनके सरकारी आवास जो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग है, मैं वहां मौजूद हूं,
सुबह के 8-9 बज चुके हैं और अब लोगों का आना सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। चूंकि आज पूरे दिन उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पे ही रखा जाएगा, लिहाजा आज प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के तमाम मंत्री यहां आने की संभावना है। समय अभी जो है मुकर्रर नहीं हुआ है, लेकिन 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के तमाम एक जो नेता हैं वो यहाँ आएंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति भी उनको देखने आ सकती हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ सकती हैं। और उनकी, जैसा कि आपने बताया कि उनकी पुत्री रात आज 1 बजे आएंगी, उसके बाद कल कांग्रेस दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा 10 बजे के लगभग और वहां से उनकी अंतिम विदाई की तैयारी करके राजघाट ले जाया जा सकता है उनके अंतिम संस्कार के लिए। और वहां जो है फुल जो स्टेट ऑर्डर होता है उसके तहत उनकी विदाई होगी और राजकीय शोक पूरे देश में घोषित हो चुका है। अगले 7 दिन तक जो झंडा है देश का सरकारी बिल्डिंगों पर या राजनयिकों का जो भवन है वहां पर आधा ही झुका फहरेगा। तो ये तमाम जो सरकारी एक व्यवस्था है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह ने एक बार भाषण में कहा था, भाषण में नहीं कहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। और निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह आज नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनको भारत का इतिहास सदा याद करेगा। गौरव, आमोद आप रहिए हमारे साथ। देखिए, आमोद राय डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आज वहां जा सकते हैं। कई बड़े जो मंत्री हैं या कई सियासत के जो बड़े नाम हैं वो वहां पहुंच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से के दफ्तर से शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे वहां चलते हैं। शिवांग, देखिए जैसे लग रहा है कुदरत भी बड़ी गमगीन है और जैसे आज जो बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल बदल गया है दिल्ली का। इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक कहे जाएंगे मनमोहन सिंह। नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का माहौल है, क्योंकि कल वहां पर आएगा वो उनका पार्थिव शरीर? बताइए जरा, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए इस वक्त हम एआईसीसी के दफ्तर के बाहर हैं। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। जो पार्टी कार्यालय पे जो झंडा लगा हुआ है वो उसको झुका दिया गया है, वो उसको हाफ जो फ्लैग कहते हैं वो कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ सुरक्षाकर्मी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी कार्यालय में जो नेता हैं उनका थोड़ी देर में धीरे धीरे आना शुरू होगा। कार्यकर्ता यहाँ पे सुबह से पहुँच रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बताया गया है कि जो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हैं वो कल सुबह 8 से 10 के बीच होंगे। आज जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पे ही, सरकारी आवास पे ही रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। कांग्रेस पार्टी खासतौर पे अगर आप तमाम नेताओं के जो बयान और ट्वीट्स देखें तो वो बहुत गमगीन है, उनको बहुत उदासी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस तरीके से चले जाने की। और उनका जो लंबा इतिहास है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे हो, 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पे हो, या फिर उनकी जो पॉलिसीज़ को लेके, खास तौर पे जो उनके टेन्योर में जो पॉलिसीज़ आई, जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तमाम चीज़ों को लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। कुछ लोग उनके कुशल व्यवहार को याद कर रहे हैं, कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि उनमें खटास कभी पैदा नहीं हुई। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अपोजिशन ने किस तरीके से उनको लगातार क्रिटिसाइज़ किया, उनको उनकी चुप्पी पे सवाल उठाए, बावजूद इसके मनमोहन सिंह कभी अपने जीवन में जो है खटास उनके मन में नहीं थी किसी को लेके। और अंतिम क्षणों तक हमने देखा है कि जब वो व्हील चेयर पे भी पार्लियामेंट को अटेंड करने के लिए आते थे और इसीलिए कई युवा सांसदों ने भी उनको श्रद्धांजलि दी और ये गर्वान्वित महसूस किया कि हमने मनमोहन सिंह को हाउस के अंदर देखा और उनके साथ काम किया। तो कुल मिला के मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, वो बहुत बड़ा है। और न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम दलों के जो नेता हैं वो उनको अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। कल जो है उनको मुखाग्नि दी जाएगी और यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, यहाँ से उनकी जो है आखिरी विदाई शुरू होगी और एक यात्रा निकाली जाएगी राजघाट तक। उसके बाद जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को अंत्येष्टि दी गई थी, उसके ठीक पास में ही वहीं पे इस तरह की बातें और सूचना निकल के इस वक्त सामने आई है कि वहाँ पे उनको मुखाग्नि दी जाएगी। कुल मिला के जैसा आपने जिक्र भी किया कि आज बारिश भी बहुत हो रही है,
तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि पूरे माहौल में उदासी जो है वो छाई हुई है। बिल्कुल, हम आपको 9 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें मनमोहन सिंह के विराट व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। पीएम मोदी हो या सोनिया गांधी, सभी के साथ उनके रिश्ते मधुर थे। अटल जी हो या एपीजे अब्दुल कलाम, सब उनका सम्मान करते थे। विदेशी दौरों पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की धमक साफ दिखती थी। पुतिन से मुलाकात हो या ओबामा से मीटिंग या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ उनकी मुलाकात, उन्होंने हमेशा भारत की प्राथमिकता के हिसाब से सबके सामने अपनी बात रखी। प्रणब दा उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक माने जाते थे। इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी मुलाकात की थी। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद है जिसमें वो, उनको अगर एक शब्द में कहें तो वो सहमति के नेता थे। उनसे किसी को कोई बैर नहीं था, ना उन्होंने अपने निजी जीवन में किसी पर कोई पर्सनल टिक्का टिप्पणी की, ना ही सार्वजनिक जीवन में। और यही किसी नेता के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो जितना उनको उनकी पार्टी के लोग याद कर रहे हैं, उतना ही विपक्ष के नेता भी उनको उनके व्यक्तित्व के लिए याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, गम में डूबे हुए हैं। राजेश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ। राजेश जी, आप लंदन से रहकर दिल्ली तक आपने पत्रकारिता की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कद को टीवी में 10 लाइनों में तो नहीं नापा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे याद करेंगे, तो क्या कहना है आपका? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व था उसके कई पहलू थे। वो जन नेता कभी नहीं रहे। मास लीडर जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जैसे अमित शाह हैं, वैसे जन नेता वो कभी नहीं रहे। इसके बावजूद उन्होंने जो छाप छोड़ी अपने फैसलों की वजह से अर्थशास्त्र के ज्ञाता प्रकांड पंडित होने के नाते उन्होंने कुछ चीज़ें भारत में ऐसी इंट्रोड्यूस की जिससे भारत एक जिस दिशा में जा रहा था उससे बिल्कुल विपरीत दिशा उसने ले ली। तो उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी की जो नीति थी, समाजवादी नीतियां, उनका उलट ओपन मार्केट कैपिटलिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको पूरी तरह से निर्बाध कर दिया, जंजीरों से मुक्त कर दिया, लाइसेंस राज ख़त्म कर दिया। ये आम फहम बात है। लेकिन जो उनकी सबसे याद रहने वाली चीज़ है कि अपने विरोधियों से वे कैसे निपटते थे। निपटना भी शब्द ठीक नहीं है, अपना जो विरोध होता था या उन पर जो हमले होते थे उस पर कैसे रिएक्ट करते थे। एक उदाहरण मैं जो देता हूँ आपको। जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, 2017 की बात है, पुरानी बात नहीं है, गुजरात में चुनाव हो रहे थे, उन पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के साथ हॉबनॉबिंग की है, पाकिस्तान के साथ गुप्त मीटिंग की है। उस वक्त उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में आलोचना की और इसका प्रतिवाद किया। आमतौर पे खामोश रहने वाले मनमोहन सिंह उस वक्त एक तरह से प्रतिक्रिया, बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर प्रधानमंत्री मुझ पर यह आरोप लगाते हैं, अनइनवाइटेड कैसे पाकिस्तान चले जाते हैं वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जब वो थे तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस भी की जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा या उनकी विजन का हिस्सा है, जिससे भारत में कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई। एक मिडिल क्लास पैदा हुआ जिसके पास गाड़ियाँ आ गई, जिनके पास बहुत सारे मीन्स आ गए। लेकिन एक जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो इतनी बढ़ गई कि आज भी उसका असर महसूस हो रहा है। जी। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दुख जताया। ये देखिए, खबर आ रही है आरएसएस से जुड़ी हुई। मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है, ये आरएसएस का कहना है। देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने दुख जताया है। मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है, ये आरएसएस ने कहा है। देश के लिए उनका योगदान याद रखा जाएगा, ये आरएसएस की तरफ से कहा गया है। उधर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन में आए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ में क्या कहा था, आइए सुनाते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद
कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी बताई है। क्या है वो कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा था साल 2004 का लोकसभा चुनाव। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए लेफ्ट फ्रंट समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दे दिया। लेकिन जो ताज सोनिया गांधी के सिर पर सजाया जाने वाला था, वो ऐन मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिर पर खुद सोनिया गांधी ने रख दिया। ये कहानी सबको पता है, क्योंकि इसी के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस ने त्याग की देवी बताना शुरू किया। हालांकि इस त्याग की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही थी। नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में गांधी नेहरू परिवार के करीबी और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के हवाले से लिखा है। 17 मई 2004 की दोपहर का वक्त था। 10 जनपद के कमरे में मीटिंग चल रही थी। प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह कमरे में थे। एक सोफे पर सोनिया गांधी बैठी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो सोनिया गांधी बहुत व्याकुल थी। तभी राहुल गांधी कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने हम सबके सामने कहा कि वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। राहुल ने कहा, मेरे पिता की हत्या हुई, मेरी दादी की हत्या हुई, 6 महीने में आप भी मार दी जाओगी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। राहुल बहुत दृढ़ निश्चय वाले आदमी हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को फैसला करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। यह सुनकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू भर आए कि वो अपनी मां को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। राहुल गांधी की जिस धमकी का जिक्र नटवर सिंह ने किया था, उसे खुद राहुल गांधी ने 10 साल बाद कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान दिया। राहुल को उसी अधिवेशन में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी बनने का मतलब था बैकडोर से सत्ता का कंट्रोल, और राहुल गांधी समझा रहे थे कि सत्ता उनकी नजर में जहर के समान है। My mother came to my room
and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. राजेश जी देखिए, मनमोहन सिंह जी के जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर उन्होंने अपनी मजबूती का परिचय दिया। सिविल न्यूक्लियर डील उसमें से एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन 10 सालों तक उनके बारे में विपक्षी एक चीज जरूर कहते रहे कि वो कमजोर प्रधानमंत्री थे। हालांकि उन्होंने एक बार कहा भी कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हूं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी जनतंत्र में ये विपक्षी पार्टियों की भूमिका होती है कि जो सत्ता में काबिज है या सत्ता में है उसकी आलोचना करना और हर तरह से आलोचना करना। और यही अगर जहां ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जनतंत्र खतरे में है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनको तमाम विपक्ष के लोग गूंगी गुड़िया कहते थे क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, उनको अनुभव नहीं था। मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव को मौनी बाबा, चंद्रशेखर मौनी बाबा कहते थे। तो ये आलोचना होना तो बहुत स्वस्थ परंपरा का, जिस प्रधानमंत्री की आलोचना करने में विपक्ष घबराता है या पत्रकार घबराते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ जनतंत्र में कुछ गड़बड़ है। मनमोहन सिंह की सदाशयता ये थी कि अपनी आलोचना को वो सुनते थे और आलोचना को सुनने के बावजूद जो फैसला वो करना चाहते थे, हालांकि उनकी बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री की या रिलेक्टेंट प्राइम मिनिस्टर की छवि बनी थी, लेकिन जैसा कि भी आपने जिक्र किया, भारत का अमेरिका से जब परमाणु समझौता हुआ, न्यूक्लियर डील हुई, उसको सिंगल पॉइंट प्रोग्राम एक तरह से मनमोहन सिंह ने बना दिया और उसकी वजह से अपनी सरकार जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी उसको दांव पे लगा दिया। टेलीग्राफ मैगजीन को, न्यूज़पेपर को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अगर वामपंथी पार्टियां संबंध विच्छेद करना चाहती हैं, सपोर्ट वापस लेना चाहती हैं कोएलिशन गवर्नमेंट से, तो ले लें, सो बी इट, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद 2008 में वामपंथियों ने, कम्युनिस्ट पार्टीज ने अपना समर्थन वापस भी ले लिया, सरकार सर्वाइव की। आरोप लगे मनमोहन सिंह पे कि उन्होंने सांसद खरीद लिए हैं, लेकिन फैसला उन्होंने बदला नहीं। बिल्कुल। और मनमोहन सिंह पर विपक्ष ये आरोप लगाता था कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस आरोप का जवाब मनमोहन सिंह जी ने किस अंदाज में दिया था। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. I cannot, I think, divulge all the things that take place in the cabinet system of government. I think, taking into account the circumstances and the compulsions of a coalition polity, I have done as best as I could do under the circumstances. तो मनमोहन सिंह जी ने देखिए कितने अच्छे तरीके से यहां जवाब दिया जब उन पर आरोप लगता था कमजोर प्रधानमंत्री होने का। लेकिन मनमोहन सिंह के 1991 के सुधारों का जिक्र किए बिना अधूरी है उनकी जीवन की कहानी। आइए जरा मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। 2 चरणों में डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन किया गया। 1991 में जब उदारीकरण का जिक्र होता है तो क्या किया गया, उसको हम डिटेल में बताते हैं। 25 रुपए प्रति डॉलर के मुकाबले 21 रुपए तक अवमूल्यन हुआ। इसके अलावा एक्सपोर्ट सब्सिडी हटाकर ट्रेड पॉलिसी का उदारीकरण किया गया। राज्य की ट्रेडिंग कंपनियों की मोनोपोली को खत्म किया गया, उनके वर्चस्व को खत्म किया गया। देश की औद्योगिक नीति में कई बदलाव किए गए। अधिकांश सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म किया गया, यानी किसी बिजनेस को लगाने के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस की जरूरत को खत्म किया। 34 सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 51% तक एफडीआई की मंजूरी दी गई। एफडीआई यानी विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एफआईपीबी का गठन किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड। एमआरपीटी एक्ट के तहत कंपनियों ने से असेट लिमिट हटाई गई। पूंजीगत मामलों से कंट्रोल खत्म किया गया। सेबी को कानूनी ताकत दी गई। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, हाल फिलहाल में सेबी का बड़ा नाम आपने सुना होगा। सेबी को ताकत देने वाले मनमोहन सिंह थे बतौर वित्त मंत्री पूंजीगत मामलों में। तो ये जो है ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक
पिक्चर ये देखिए आप, ये पिक्चर उसी उदारीकरण की आइकॉनिक पिक है। आइकॉनिक पिक इसलिए क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और इन दोनों को 91 के उस उदारीकरण का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव पहले ही हमारे बीच नहीं रहे और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी अब हम सब के बीच नहीं रहे हैं। पुष्पेश पंत जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब हम योगदान की बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं कि देखिए अगर आप उस समय होश नहीं संभाल पाए थे, उस समय अगर आप उदारीकरण को नहीं समझते थे, तो आज आपको हम समझा रहे हैं, आज आपको हर कोई समझा रहा है। लेकिन राजेश जी, क्या आपको लगता है कि 91 का उदारीकरण का जो दौर था केवल देश की तरक्की के लिए ही नहीं बल्कि देश के उस ओपन माइंडसेट के लिए भी जाना जाएगा जहां हम ओपन हुए दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए? उस वक्त दुनिया बदल रही थी, कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता था। मतलब उत्तर कोरिया वगैरह की बात अगर छोड़ दें तो बाकी जो मेन स्ट्रीम के देश हैं वो अलगाव में नहीं रह सकते थे। और उस वक्त भारत को ये फैसला करना था कि क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है या अपना अलग से एक ग्रुप बना करके रहना चाहता था। यूएसएसआर का जो है वो सोवियत ब्लॉक के दिन गुजर चुके थे, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो चुका था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की भूमिका उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, याद करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सुधार की प्रक्रिया है ये कहते तो हैं ज़रूर कि मनमोहन सिंह के ज़माने में शुरू हुई और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, लेकिन दरअसल ये प्रक्रिया की शुरुआत तब हो गई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 1985 में और विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने लाइसेंस राज को काट करके इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश की थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी। और बाद में जब भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई, सोना अपना गिरवी रखना पड़ा और भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज वो बिल्कुल उसकी कमी हो गई थी, उस वक्त फिनेंस मिनिस्टर बना के पीवी नरसिम्हा राव लाए डॉक्टर मनमोहन सिंह को और इसी मकसद से वो लाए कि वो भारत की दशा और दिशा बदल देंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जब उन्होंने ये नीतियां लागू की तो एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास पैदा हो गया। लोगों को कर्ज दे करके बैंक लोन पीछे पीछे जा करके लोन देते थे कि कार खरीदिए, उसमें इंडस्ट्री में बूस्ट हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों में एक बूस्ट आया। लेकिन उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से अमीर गरीब की खाई बहुत बढ़ भी गई। वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम करना चाहिए और कुछ लोगों को ज़मीन देनी चाहिए, फ्रीइंग अप लैंड फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स। ये उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा। इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो छोटे गरीब किसान हैं उनको शहर में लाया जाए और ज़मीन फ्री हो और वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को दी जाए। ये उनकी नीति थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो जब उनका असेसमेंट होगा तो ये दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इकोनॉमी को उन्होंने बूस्ट दिया, लेकिन उसके जो आफ्टरमाथ था, उसका जो असर हुआ, वो आज भी हिंदुस्तान का गरीब उसको झेल रहा है। पुष्पेश पंत राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेश जी, मनमोहन सिंह जी के जीवन को हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी भी कोई मुलाकात उनके साथ रही होगी। कैसे आंकते हैं उनके जीवन को, और अगर कोई ऐसा लम्हा जो यादगार रहा हो आपका उनके साथ मुलाकात का, कुछ कहा उन्होंने आपसे, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। ये देखिए बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी। मुझे लगता है जी का एक टेलीविजन कार्यक्रम था चुनाव के आसपास, उसमें वो भी पैनल में थे, मैं भी पैनल में था। जी जी बोलिए, आवाज आ रही। और तब वो वित्त मंत्री भी नहीं थे और उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर साहब आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद उनके साथ कोई मुलाकात ऐसी भी नहीं रहा। अगर मैं पूरी तरह सहमत हूं जो बात भाई रहे हैं, जब मनमोहन सिंह का मूल्यांकन किया जाएगा तो हमें यह बात भूलनी चाहिए कि क्या जो योगदान आका जाता है वो उनका अपना योगदान कितना था अर्थशास्त्री के रूप में, या नौकरशाह में फैसलों पर अमल किया तो उनके आका उनको सुधारते थे। एक बात याद दिलाई है कि आर्थिक शुरुआत
पुष्पेश जी माफ कीजिएगा, कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है पुष्पेश जी। मैं पीसीआर की टीम से कहता हूं आपको रिकनेक्ट करें, आपकी आवाज को फिर से सही करें, फिर मैं आता हूं आपके पास, फिर आपसे बात करते हैं। पीसीआर प्लीज आवाज को सही कीजिए। लेकिन इस बीच अब अपने दर्शकों को हम लोकसभा में उस यादगार लम्हे को दिखाते हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शायराना अंदाज में सुषमा स्वराज के सवालों का जवाब दिया था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। तो ये वो वक्त होता था जब मनमोहन सिंह जी संसद में होते थे और सुषमा जी उस वक्त होती थी, तो क्या किस तरह से एक दूसरे पर बड़ी से बड़ी बातें किस शायराना अंदाज में कह जाते थे और किसी को बुरा भी ना लगे, वो अंदाज था। लेकिन पीएम पद पर रहते हुए जब उन्होंने अंतिम बार देश को संबोधित किया था तब उन्होंने क्या कहा था, अब आपको ये सुनाते हैं। देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं। तो राजेश जी, प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये आखिरी भाषण, अगर मैं उनके 10 सालों के कार्यकाल को देखूं तो मुझे उसमें कुछ ऐसी उपलब्धियां लगती हैं जो आज एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा लोकतांत्रिक हथियार है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा या कह सकते हैं अधिकार जो उनकी सरकार में आम आदमी को मिला। इसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो पूरा मसला था, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे और उनकी इच्छा और इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन बहुत सारी लॉबीज उसके लिए काम कर रही थी। इतना बड़ा जो कानून है, सरकार जिन चीज़ों को छुपा के रखना चाहती है वो जनता के सामने आए, ये कानून सिर्फ मनमोहन सिंह के वक्त में ही संभव हुआ। लेकिन उसके लिए काम करने वाले कौन लोग थे? जो तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स थे, NGOs थे, अरुणा रॉय जैसे जो लोग थे, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की। उसमें सोनिया गांधी की भी उसमें काफ़ी मदद थी। मनमोहन सिंह के ज़माने वो हुआ। इससे एक तरह से पूरी रद्दो बदल हो गया।